नमस्कार, मैं विनोद कामले। आवाज इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। वंचित बहुजन आघाड़ी की हवा पूरे महाराष्ट्र में चल रही है। इस दौर अभी विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ चुका है। हमारे साथ में इम्तियाज नदाब जी है, जो कि मान खटाव सातारा जिला से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार घोषित किए हैं। हमारे साथ में इम्तियाज नदाब जी हैं। क्या आप बात करेंगे जो आवाज़ इंडिया के चैनल से दर्शकों को या मतदाताओं को आप कैसे बताएंगे, आपकी भूमिका क्या स्पष्ट रहेगी? एक तो आवाज़ इंडिया चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बाइट ली और उन्होंने मेरी आवाज़ है वो मेरी जनता तक पहुँचाने के लिए मुझे मदद की। मैं अपनी मानखटाव विधानसभा से मैं अभी एज अ कैंडिडेट वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से डिक्लेयर हुआ हूँ। मैं पिछले 20 साल से अम्बेडकरी मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 20 साल से मैं रात दिन बहुजनवाद की विचारधारा को लेकर मैं काम कर रहा हूँ और ये काम करते वक्त पिछले 5-7 सालों में जब से वंचित बहुजन आघाड़ी की स्थापना हुई है तब से शुरुआत से मैं वंचित के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 1-1.5 साल में मैं वंचित का राज्य का प्रवक्ता था और स्टार प्रचारक भी हूँ। और आज जो पार्टी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है, मैं आपको एक खुसूसी उसकी खासियत बताने की कोशिश करूँगा कि मानखटाव विधानसभा मतदार संघ ऐसा मतदार संघ है जहाँ पे मुसलमानों की आबादी महाराष्ट्र में सबसे कम वोटर वाली आबादी। महाराष्ट्र का सबसे कम मुस्लिम वोटर जो है वो मानखटाव में है। इस चीज़ को हम कैसे देखें, ये सोचने से पहले हमें ये बात को सबसे पहले गौर से देखना होगा कि ये सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी कर सकती है। जहाँ पे मुसलमानों को कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बीजेपी तमाम पार्टियाँ इसलिए नकार रही है, इसलिए उनको उम्मीदवारी नहीं दी रही है क्योंकि यार तुम्हारा वहाँ पे इलेक्टोरल मेरिट जो है वो बहुत कम है, क्योंकि आपके समाज के उतने वोट नहीं कि आप चुन के आ सकते हो। और ऐसे हालात में जहाँ सबसे कम वोटर है वहाँ पे एक मुस्लिम कैंडिडेट उतारना, ये बहुत बड़ी एक यूनिक सी बात वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज की है और मुझे वहाँ से कैंडिडेट बनवाया है। मुझे मेरे दिल में ज़रा अपने आप के बारे में कॉन्फिडेंस है कि मुझे सिर्फ मुसलमानों के वोट नहीं गिरेंगे, मुझे तमाम तबकात के वोट गिरेंगे, तमाम के तमाम लोग वोटिंग करेंगे। और ये जो कमाल है, ये अम्बेडकरी मूवमेंट का कमाल है, ये बहुजनवाद का कमाल है कि बहुजनवाद ने मुझे इतना घुल मिला दिया है समाज के अंदर। और भारत की जो संस्कारों की असल नींव है, असल जो उसका आत्मा है, वो जो एक मानवतावादी आत्मा है, ये आत्मा से हम अम्बेडकरवादी मूवमेंट में चलने की वजह से बहुत ज़्यादा सटीक तरीके से घुल मिल चुके हैं। तो कोई चैलेंज फील नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि यार कास्टनिज़म कितना इफेक्ट करेगा और बाकी सब चीज़ें। लेकिन आपके यहाँ पर विधायक बीजेपी एवं सांसद एनसीपी एसपी पार्टी के हैं, तो इतने धुरंधर के उम्मीदवारों के सामने आने वाले समय में आपका टिकाव कैसे रहेगा? इनको धुरंधर बोलना मेरे लिए एक बहुत ही मजाकिया चीज़ है। ये लोग धुरंधर नहीं है, इनको बस उनका तोड़ देने वाला कोई अभी तक खिलाड़ी उनके सामने उतरा नहीं था, इसलिए वो अपना मराठी में हमारे कहावत है कि खुशित गाजर, तो वो एक मज़ा मार रहे थे आज तक। ऐसी बात है नहीं है, ये पैसे के ऊपर उछल कूद करने वाले कैंडिडेट्स हैं। इनको जनता के साथ जुड़ाव जो कहते हैं, जिसको लोक नेता कहते हैं, ऐसा कोई लोक नेता हमारे यहाँ पे है नहीं है। मानखटाव विधानसभा में जो भी है ये सब पैसे की देन से और पैसे की वजह से ये राजनेता बने हुए हैं। हम दुनिया को दिखला देंगे वंचित बहुजन आघाड़ी की एक मजबूत लीडरशिप जनाब एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर साहब, उनके संस्कार, उनके विचार और उनकी ताकत, इसके बलबूते हमें दिखा देंगे कि हम ज़ीरो बजट पॉलिटिक्स की क्या कमाल होती है। आपको उम्मीदवारी ये प्रथम बार मिली है, लेकिन आपको इतना और कॉन्फिडेंस कैसा है, या आपका तजुर्बा आने वाले समय में कैसा उसको निखारेंगे आप? मैं इंसान जब 18 साल की उम्र में बालिग होता है उसको वोट का अधिकार मिलता है। जिस दिन अधिकार मिला उसके 3 महीने पहले मैं कॉलेज का जीए सिलेक्शन लड़ चुका था। मुझे वोट का अधिकार 3 महीने बाद मिला है। मैं कॉलेज का स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो है उसके 3 महीने पहले आया हूँ और सिर्फ एक वोट में हारा हूँ, सिर्फ एक वोट में हारा हूँ। और जो हारा हूँ वो भी वो विरोधी विचारधारा वाले लोगों से हारा हूँ। तो इतने कम उम्र में मैंने ये पाठशाला शुरू की थी राजनीति की, और मेरे ऊपर जो संस्कार मेरे माँ बाप ने किए हैं, जो मेरे दादा ने संस्कार किए हैं, वो भी एक अच्छे गाँव गाड़ा के अंदर जो है ग्रामीण इलाकों में एक बहुत बढ़िया से पॉलिटिशियंस थे। और उसके बाद जो मुझे धुनराम दादा वाघमारे, जो हमारे वहाँ के एक्स पॉलिटिशियन हैं, एमएलए है,
उनकी वजह से जो एक कॉन्फिडेंस मिला, उसके बाद जो मैं अम्बेडकरी मूवमेंट में चला, तो अम्बेडकरी मूवमेंट का संघर्ष करने का जो एक स्टाइल है, एक तरीका है, एक बुनियाद है, ये अम्बेडकरी मूवमेंट ने मुझे बहुत मजबूत बनाया है। मैं अंदर बाहर से बड़ा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। और जो उम्मीदवार, जो कैंडिडेट और जिनको आप धुरंधर बोल रहे हो, इनकी धुरंधर इस लफ्ज़ से मैं ज़रा भी तुलना नहीं करता, और मुझे ऐसा फील नहीं होता कि ये लोग धुरंधर है। इनको अब पता चलेगा दूध क्या होता है, पानी क्या होता है, दूध का दूध पानी का पानी होके रहेगा। इलेक्शन में अभी अभी वंचित उतरी है, तो इनको चिंतित होना चाहिए कि अब ऐसे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो सवाल इन्होंने इनकी पूरी ज़िंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे, और ऐसे सवाल हम खड़े करेंगे। जनता को हम उस तरह से जागरूक करेंगे जिस तरह से लोकशाही को उम्मीद है कि जनता ने कैसा रोल अदा करना चाहिए। राजनीति को हम ये बता देंगे कि सत्ता सब कुछ नहीं होती, जो कुछ हो मूवमेंट है। मूवमेंट के बलबूते आप सत्ता को झुका सकते हो, तो सत्ता अंतिम सत्य नहीं है। सत्ता जो है वो अंतिम सत्य नहीं है, अंतिम सत्य है तुम्हारी मूवमेंट, अंतिम सत्य है तुम्हारा टीम वर्क। और हम ये टीम वर्क इस तरह से निभाएंगे कि हम इनके छक्के छुड़ाएंगे। आप छक्के छुड़ाने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ की जो पानी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, या ग्रामीण इलाकों की जो मूलभूत अधिकारों की समस्या है, उसको आप कैसे निखारेंगे? आपने कैसे उनको इन 10-20 सालों में, जो आपने बताया कि आप वहाँ से कार्य करते रहे हैं? 10-20 सालों में हमने पानी परिषद और अलग अलग ज़रिया से हमने काम किया है। ऐसा नहीं है कि हमने काम किया नहीं है, लेकिन हमने जनता को उनके मसलों को हल करने के लिए तैयार किया। हमने किसी नेता को बाप बनाने वाले संस्कार जनता को नहीं दिए। हमने जनता के बीच घुसे, जनता को कहा आंदोलन करो, सरकार पे दबाव बनाओ और तुम पानी लो। आज ये हो गया है कि जो नेता है वो ये दिखा रहे हैं कि जैसे उनके घर से बाप दादाओं के प्रॉपर्टी से निकाल के पानी दिया है उन्होंने। ये जो उनका एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड हम तोड़ेंगे, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि पानी का आने का जो इतिहास है वो पूरे 40 साल से ज़्यादा का है। तो 40 साल तक जो पानी आ रहा था उसको बहुत सारे लोगों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको हाथ लगा है, उसका उनको कंट्रीब्यूट उन्होंने किया है। हमारे मान खटाव के अंदर जो है वसंत दादा कट्टे पाटिल, धोंडराम दादा वाघमारे और सदाशिवराव पोळ तात्या, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं उनके नाम अभी गिना नहीं सकता आपको, लेकिन इन सारे लोगों ने, भाऊ साहब गुदगे जो हमारे एक्स MLA थे, सब ने मेहनत ली है और सबकी मेहनत से वो पानी आया है। कुछ लोग हैं आजकल दिखाते कि इस देश 2014 से जैसे आज़ाद हुआ है, तो उनको पहले समझाना पड़ेगा कि भैया तुम्हारी पैदाइश से पहले देश आज़ाद हो चुका है। तो ये उनको तारीख, हम उनको सनावल जिसको मराठी में कहते हैं, उनको याद दिलाएंगे कि भैया ऐसा नहीं है। आप MA पॉलिटिक्स के भी स्टूडेंट रह चुके हैं। आपका उसमें जो इतिहास का जो आपका पढ़ाई का जो नॉलेज है, आने वाले समय में उसको आप सफलतापूर्वक कैसे आगे लाएंगे? देखो, MA पॉलिटिक्स में मतलब पॉलिटिक्स का मास्टर जिसको कहते हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिक्स, तो मैं तो मास्टर हूँ पॉलिटिक्स के अंदर। मुझे पता है कि राजनीति को पैसा नहीं लगता। राजनीति आप बगैर पैसे कर सकते हो। मैं मोल मजदूरी करने वाला लड़का हूँ। मैं लोगों के काम जो करता हूँ मजदूरी बेस काम करता हूँ, कि उनकी तरफ से मजदूरी लेता हूँ, मैं उनके छोटे मोटे काम बनवा देता हूँ। जैसे हमें सोफ़े पे बैठे, सोफ़ा रिपेयर करके देता हूँ मैं। ये होम डेकोरेशन का बिज़नेस है मेरा। मेरे बाप भी यही काम करते थे, मेरे ख़ानदानी पुश्तैनी यही व्यवहार है। तो मैं वो पॉलिटिक्स का जो मास्टर, जो आपने कहा अभी, जिस तरह से MA पॉलिटिक्स हूँ मैं, तो मैं दिखा दूंगा कि राजनीति को पैसा नहीं लगता। लोकशाही को ये उम्मीद नहीं है कि आप पैसों से राजनीति जीतो। जिनको एक रात में राजा बनने की जो ख्वाब होते हैं, उनके लिए पैसा ज़रूरी है। जो समाज के साथ ईमानदारी से, प्रामाणिकता से जुड़ा रहे। पिछले 20 साल के अंदर मैंने जिस तरह से कोई ऐसी बस्ती, कोई ऐसा गांव बचा नहीं है जहाँ पे जाके मैंने कोई सोशल वर्क ना किया हो, जहाँ पे जाके मैंने बहुजनवादी महापुरुषों के विचारों को समझाने की कोशिश ना की हो। मैंने बाबा साहब से लेकर अन्नाभाऊ साठे से लेकर राजे उमाजी नाइक से लेकर बौद्ध पूर्णिमा में महामानव गौतम बुद्ध से लेकर तमाम जो विचारधाराएं हैं, तमाम जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं या फिर शाहू महाराज हैं, इन तमाम के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और मैंने चाहा है कि लोग स्वाभिमानी बने, वो किसी नेता के हाथ की कठपुतली ना बने। और मैं खुद कभी किसी नेता के पीछे नहीं घूमा। मुझे अगर किसी नेता ने कार्यकर्ता कहने की कोशिश की तो मैंने उसको गुस्से से आंख दिखाई है। मैं कभी किसी का कार्यकर्ता नहीं बना। मैंने अगर कार्यकर्ता बना हूँ तो अम्बेडकर फैमिली का बना हूँ, अम्बेडकरी विचारधारा का बना हूँ, और मुझे अम्बेडकरी कार्यकर्ता कहने में बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। मुझे किसी राजनेता का, किसी ये जो पैसों के बलबूते गाड़ियाँ वगैरह दिखा के जो खुद को पॉलिटिशियन बनाते, इनका कार्यकर्ता मैं कभी बना नहीं हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि MA पॉलिटिक्स होने का ये फ़ायदा है कि मुझे पता है वो रास्ता कैसे जाता है सत्ता तक, और मैं वो करके दिखाऊंगा। सारे वीक पॉइंट्स, पैसा नहीं है, कास्ट पॉलिटिक्स मेरे खिलाफ है, वहाँ पे
और बहुत सारी चीज़ें, मजबूत कार्यकर्ता की फली बनाने के लिए, इकोनॉमिकली स्टेबल कार्यकर्ता की फली बनाने के लिए मैं बड़ा कमज़ोर हूँ। ये सारे वीक पॉइंट्स के होने के बावजूद हम बहुजनवाद के विचारों पे, अंबेडकरवाद की ताकत से और बाबा साहब के विचारों से और एमए पॉलिटिक्स होने के नाते, एक एजुकेटेड नेता होने के नाते, एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स का कार्यकर्ता होने के नाते हम दिखा देंगे कि बगैर पैसे की राजनीति कैसे की जाती है। मतलब होम डेकोरेशन से लेकर विधानसभा की द्वार तक, डेकोरेशन तक आप जाएंगे और सबके छक्के छुड़ाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुझे विधानसभा में जाने का मौका मिलता है, मैंने जब भी सड़क की राजनीति की है, जब पे सड़क पे उतर के मैंने काम किया है, मैंने आंदोलन किए हैं, बहुत टके ठोंके खाए हैं। मैंने जाके जो शिवाजी पार्क के ऊपर, मैंने आज मुझे पार्टी ने उम्र के 37वें साल में शिवाजी पार्क के ऊपर बोलने का मौका दिया प्रवक्ता बना के। मैंने देखा है 25-25 साल तक लोग व्याख्यान देते हैं, भाषण देते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनको शिवाजी पार्क पे बोलने का मौका नहीं मिलता। वंचित बहुजन आघाड़ी ने मुझे 1 नवंबर को प्रवक्ता बनाया। 25 नवंबर को मेरा पहला भाषण शिवाजी पार्क पे था। उस भाषण को लाखों व्यूज़ आए हैं। मेरे 6 से 7 मिनट के भाषण में 2-2.25 लाख पब्लिक 8 से 10 बार चिल्लाई थी। मैं जानता हूँ मेरे अंदर क्या खूबियाँ है, क्या खासियत है, और मैं जनता को दिखाऊंगा कि किस तरह से करना होता है। और वो जो राजनीति की जो खूबसूरती है, जो लोकशाही की खूबसूरती है, वो मैं सड़क से लेकर संसद तक उसको सजा के दिखाऊंगा। मैं डेकोरेशन करके रहूँगा। हमारे राजनीति का फिलहाल ये माहौल है कि मुस्लिम समाज यानी कि वो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मुस्लिम समाज पीछे हटता है, उसको लैक ऑफ नॉलेज जिसको कहते हैं, वो एक बड़ी वजह है कि उनको नॉलेज वो पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर रहे, वो समझ नहीं रहे कि लोकशाही हमसे क्या उम्मीद करती है, हमारा संविधान हमसे क्या उम्मीद करता है, ये वो ऑब्जर्व नहीं करते। दूसरी चीज़ है, उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है कि हमें टीम बना के काम करना पड़ता है। वो अकेले अकेले लड़ने की मेंटेलिटी जो है मुसलमानों की, ये उनको बर्बाद कर रही है। मुसलमानों को चाहिए कि उनका मजहब उनसे कहता है कि तुम मजलूमों के हक़ की लड़ाई लड़ो, तो उन्होंने मजलूम कौम है इस देश के अंदर, उन कौमों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ानी चाहिए। उन्होंने अंबेडकरवाद से, अंबेडकर मूवमेंट से उन्होंने अगर नज़दीकियाँ बढ़ाई, तो सबसे अहम बात कि उनको कोई भी ग्रांटेड नहीं पकड़ेगा। ये पहली बात है। एक तो रणनीति की कमी है, ऑब्जर्वेशन कमी है, और इसके आगे जाके वो चीज़ है कि मुसलमानों के अंदर जो लीडरशिप का करने से ताल्लुक़ से जो प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उन्होंने जिनको अपना रहनुमा माना, उन कांग्रेसियों ने, उन राष्ट्रवादी वालों ने, उन शिवसेना के जो तथाकथित अभी जो नए नए सेक्युलर बने हुए लोग हैं, इनमें से कोई भी मुसलमानों के साथ लॉयल नहीं है, उनको विश्वासु जोड़ीदार नहीं मिला। ये सारे धोखेबाज लोग हैं, और इन्होंने इनको बर्बाद किया है मुसलमानों को। उनका प्रतिनिधित्व ख़त्म किया, उनकी प्रॉपर्टियाँ ख़त्म की, उनके अंदर की कॉन्फिडेंस को ख़त्म किया, और उनका जो प्रेजेंटेशन था प्रशासन के अंदर, आज जब देश आज़ाद हुआ तब 28-29 मैं मानता हूँ 30% तक मुसलमान प्रशासन में थे, आज वो 1.5% पे आ चुका है। तो ये ख़त्म करने का काम इन्हीं सेकुलरवादियों ने किया है, और आज वो उनको एक भी टिकट नहीं देना चाहते। तो ये गलतियाँ किसी और की नहीं है, वो अपना स्वार्थ देख रहे। मुसलमान भोला बना पड़ा है, और ये जो चीज़ है कि भरोसेमंद साथी कौन है, ये चुनने में मुसलमानों ने गलती की। तो मैं मानता हूँ कि जब भी अंबेडकरवाद को मुसलमान एक अंबेडकरवाद की नज़र से देखेंगे, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें होना शुरू हो जाएगी। इतिहास के पन्ने हम पलट के देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर अभी तक का जो समाज है, उनमें मुस्लिम समाज का योगदान अहम रहा है, भूमिका अहम रही है। लेकिन फिर भी राजनीतिक लोग मुस्लिम समाज को नकारते हैं या टॉलरेंस करते, डोमिनेट करते हैं। किसी भी देश में जो अल्पसंख्यक होता है वो प्रताड़ित होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है वो मुसलमानों के खिलाफ वाली राजनीति करके अपनी रोटियां सेकता है। ये हर देश में होता है, जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में वहाँ पे भी वो शायद उनसे वही होता होगा, और जब आप देखोगे तो सब तरफ ये होता है। आपको उन चीज़ों को हिंदू मुस्लिम की नज़र से देखने के बजाय अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की नज़र से देखना चाहिए। टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम में मुसलमानों का इतिहास देश के अंदर बड़ा गौरवशाली रहा है। उस इतिहास को नकारने की यहाँ का बहुसंख्यक समाज कोशिश कर रहा है, क्योंकि कोई इंसल्ट फील कर रहा है, और वो ये करता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ज़रूरत ये है कि आप कैसे अपने आप को बचाते हो। आपको मैं यही कह रहा हूँ, इन विचारों को कैसे हम परिवर्तन करेंगे या आप कैसे परिवर्तन करेंगे? नहीं, इसको रणनीति और राजनीति के जरिए से परिवर्तित किया जा सकता है। सिर्फ सोशल वर्क करना, कोई ऑर्गेनाइजेशन निकालना, छोटी मोटी मीडिया में बाइट दे देना, इससे कुछ नहीं होता है। रास्ते की लड़ाई लड़नी पड़ेगी मुसलमानों को मजलूमों के साथ जुड़ना पड़ेगा, अंबेडकरवाद जैसे एक मजबूत विचारधारा को अपनाना पड़ेगा, और एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलानी पड़ेगी खुद की। और वो ये जो कहते हैं कि हम अपनी खुद की लीडरशिप खड़ो, खुद की यानी खुद के विचारों की लीडरशिप खड़ी करो, ये जो है कि ये कांग्रेस जो विचारधारा है, ये कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ चुकी है। ये मुसलमान समझ नहीं रहे।
तो मुसलमानों को ये जब तक ये पॉलिटिकल मूवमेंट करेक्ट नहीं समझ में आ जाती तब तक मुसलमान ये जो ऐतिहासिक उनका जो गौरवशाली इतिहास रहा है और जिस तरह से उनको आज प्रताड़ित किया जा रहा है उनको वो प्रताड़ना बंद करनी है। तो इसके लिए रणनीति की ज़रूरत है। रणनीति में मुसलमान बार बार धोखा खा रहा है। एक तो उनकी रणनीति कोई ड्रॉ नहीं कर रहा है, उसको तैयार नहीं कर रहा है, कोई बना नहीं रहा है। मुसलमान किसी एक को नेता मान के नहीं चल रहे आजकल। ये बहुत बुरी बात मुसलमानों में देखी जा रही है। मुसलमानों की जो एटीट्यूड है उसको धर्मांध एटीट्यूड के नज़र से देखा जा रहा है और मुसलमान कहीं ना कहीं वैसा नज़र आ रहा है। तो उसको अपनी छवि को बदलने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। उनको सोशली पॉलिटिकली बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा और खुद की एक साख बनाकर पॉलिटिकली इम्पैक्टफुल मूवमेंट को उनको जुड़ना पड़ेगा। उसके बगैर इसको चेंज नहीं किया जा सकता। मैनिफेस्टो में आपके विधानसभा के जो समस्या है या हाईलाइट आप क्या करेंगे उसमें? नहीं, मैनिफेस्टो तो पार्टी का डिक्लेयर होगा अभी धीरे धीरे, अभी उसके बारे में नहीं बता सकता। लेकिन अगर मतलब अभी हुआ एक मैनिफेस्टो, मैंने पढ़ा नहीं अभी तक क्या हमने पार्टी की तरफ से क्या क्या डिसाइड किया है। लेकिन मैनिफेस्टो में 5% आरक्षण का जो मुसलमानों का मुद्दा था, एक्चुअली आरक्षण गया ही नहीं था, उसको अप्लाई करने की ज़रूरत थी। लेकिन मराठा आरक्षण चला गया तो मुसलमानों का भी चला गया। एक मुसलमान मान लिया और वो रुक गया। तो ये चीज़ जो है सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ही बता सकते हैं हमारे दुनिया को कि एनपीआर एनआरसी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, वो विजेंटी के भी खिलाफ है। तो ये बताने वाला नेता, एक लौता नेता महाराष्ट्र में कोई है तो वो हमारे आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर है। तो ये जो चीज़ है तो इन चीज़ों को समझना होगा। आपके विधानसभा के अंदर आपके प्रतिद्वंदी कौन है अभी तक आपको पता चला है? नहीं, एक तो है कि बीजेपी से जो है वो आज जो दिख रहा है कि जो करंट एमएलए वहाँ पे हैं गोरे, वो शायद मेरे खिलाफ अभी है, फिक्स कैंडिडेट है। और जो दूसरे जो सेकुलरवादी जितनी पार्टियाँ खुद को कह रही है वो राष्ट्रवादी वाले ये सब तो उनका कुछ तय नहीं हुआ इस मिनट तक। उनके अंदर बहुत सारी कमियां खामियां हैं और बहुत सारे अंदर फूट टूट है और जनता को सब पता भी है। और ज़ाहिरी तौर पे वो लोग झगड़ते हुए जनता ने 2-3 दिनों पहले देखा है उन्हें। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऑप्शनल होंगे, लेकिन मेन फाइट जो है वंचित और बीजेपी के बीच में होने जा रही है। आपको सीधा तौर पे यही कहना है कि बड़ी पार्टियों की आपस में भिड़ंत के होने से आपको सफलता मिलेगी? मुझे 100% सफलता मिलेगी। मैं पॉलिटिक्स मैं उसका फ़ायदा उठा के रहूँगा। ये इनका काम ही नहीं था एक्चुअली। ये लोग बहुत बड़ी अड़चन है। एक तो छोटे छोटे टुकड़ों के मालिक है, ये इनकी खुद की ऐसी साख नहीं है, ऐसी इमेज वाला कोई नेता अभी वहाँ पे है नहीं कि जो अकेले के बलबूते बीजेपी को बीट कर सके वहाँ पे। तो वो जो बीजेपी के नेता काम कर रहे हैं वो भी अंदर से खुद को सेक्युलर बताने की लोगों के कान में कोशिश कर रहे हैं। उनकी भी अलग अलग स्टाइल चल रही है। वो पानी का जो पॉलिटिक्स वो बना रहे हैं, पानी 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 करके चिल्ला रहे हैं। उनकी पोल खोल करनी पड़ेगी जब तक। और उनकी पोल खोल कैसे करनी है ये इनको समझ में नहीं आ रहा है अपोजिशन को। तो हम ये सोचते हैं कि हम ये बहुत बखूबी निभा सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दैट्स वाई वी आर बी कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग टू दैट कि अगर इफ़ जनता ने अगर नकार दिया बीजेपी को तो मौका तो वंचित को ही मिलेगा। और मान खटाव से एक ऐतिहासिक जीत हम 100% हासिल करके रहेंगे। इम्तियाज नदाफ जी, जिनका दावा है कि मान खटाव से वो ऐतिहासिक सफलता विजय तय करके रहेंगे, क्योंकि उनका जो सोशल वर्क है और जो राजनीति का उनका जो इतिहास रहा है, उनका जो कार्य रहा है, वो आने वाले समय में पूरे जनता को दिखेगा, पूरे महाराष्ट्र को दिखेगा। मैं विनोद कामले, वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धांत उबाले के साथ आवाज़ इंडिया, मुंबई।